हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने तरीके से बता सकते हैं। जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज बाय मास हो गया। इस तरह के कई सारे मेथड होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस उनके टर्म में किया जा सकता है। ठीक है, उनकी हेल्प ली जा सकती है। तो आज इन सारे टर्म को हम लोग देखेंगे, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है और जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर होता है, इनमें इनका बराबर यूज होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो सबसे पहला मेथड है परसेंटेज बाय मास। अब ये परसेंटेज बाय मास कैसा मेथड है और किस तरीके से ये एक्सप्लेन करता है, तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये होता है आपका परसेंटेज बाय मास। ठीक है, यानी परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना ग्राम सॉल्यूट पाया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। यानी सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में लेना है और कितने ग्राम सॉल्यूशन में मेजर करना है, 100 ग्राम में मेजर करना है। ठीक है, अब हम आपको बताते चले, फॉर्मूला तो ईजी है, बस आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग समझ में आने का मतलब ये है जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में किस टर्म से देता है, जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं 10 ग्राम 10% शुगर, या लिख सकते हैं 10% बाई मास ऑफ शुगर। इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम आपका चीनी है, यानी 10 ग्राम आपका शुगर पाया जा रहा है, और बाकी का 90 ग्राम क्या है, बाकी का 90 ग्राम आपका वाटर है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो गया, 90 ग्राम। टोटल अमाउंट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, जिसमें से 10 ग्राम चीनी है, बाकी का 90 ग्राम पानी है। ठीक है, तो उम्मीद है इस एक एग्जाम्पल से आपको परसेंटेज बाय मास का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये मीनिंग मालूम होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो होता है कभी कभी ऐसे टर्म भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास के बाद जो दूसरा नंबर हमारे पास वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट ml में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक टर्म और होता है परसेंटेज बाय, एक मिनट, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो जैसे टर्म है वैसे हम फॉर्मूला बना लेंगे। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया कि हमें सॉल्यूट का मास लेना है ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट, और जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन का अमाउंट लेना है वो ml में लेना है, यानी वॉल्यूम में मेजर करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में। तो ये हो गया परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम। ठीक, अब इसी तरीके से मान लीजिए जैसे हवा है, ठीक है, एयर, तो एयर का अमाउंट हम कहेंगे किस में नापा जाएगा, लीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, शहर में कितना लीटर हवा है, मान लेते हैं 10 लाख 20 लाख लीटर हवा है। ठीक है, अब उसमें से हम कहें कि बताइए कि कितना पॉल्यूटेट मिला है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का, तो शहर की हवा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। ठीक है, अब उसमें हमें पॉल्यूटेट यानी सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट नापना है, तो वो तो बहुत कम होगा ना। ठीक है, तो ऐसे टर्म को, ऐसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, और या ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को नापने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का मेथड है। ठीक है, जिसे हम लोग पीपीएम कहते हैं, पीपीएम। ठीक है, पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर
मिलियन। ठीक है, अब ये पार्ट्स पर मिलियन कहाँ यूज़ होना है? पार्ट्स पर मिलियन हम लोग यूज़ करेंगे जब सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा और टोटल अमाउंट यानी टोटल सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे तालाब है, नदी है, उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसमें हम क्या है हार्डनेस बताओ वाटर का। ठीक है, अब हार्डनेस किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट बहुत कम है, तो इसलिए उसमें हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में हम लोग मेजर करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं पीपीएम का फॉर्मूला? पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन ग्राम। अब पार्ट्स पर मिलियन में, मिलियन का मतलब 10⁶। ठीक है, अब चाहे तो मास में हम लोग इसे देख सकते हैं, चाहे अगर यही वॉल्यूम में बात हो रही होगी तो हम लोग वॉल्यूम में भी कर लेंगे। ठीक है, जिसमें भी दिया होगा तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 10⁶। बस फर्क ये कि ऊपर के सारे केसेस हो सकते हैं जो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है, बस वहाँ पर हम लोग 100 में नापते थे, अभी हम लोग यहाँ पर 10⁶ में मेजर करेंगे। तो ये हो गया आपका पीपीएम। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो होता है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन। सपोज दैट कोई सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट मिले हुए हैं ए और बी। ठीक है, ए का जो मास है उस मान लेते हैं WA और बी का जो मास है वो WB मान लेते हैं। ठीक है, अभी मोलर मास ए का मान लेते हैं MA और इसका मोलर मास मान लेते हैं MB। अब मोल की बात अगर करें तो इसका मोल अगर Na है तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास और मोलर मास के टर्म में मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, MA। ठीक है, ये MA है। अब इसके बाद इसका अगर मोल निकालना हो तो NB इक्वल टू WB अपॉन MB। ठीक है, ये हो गया मोल। अब हम आपसे कहें कि हमें ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाते हैं। एक्स ए निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सा तरीका समझो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसको ऊपर रखो। ठीक है, उसके मोल को ऊपर रखो, ए का पूछ रहा है तो ए के मोल ऊपर। ठीक है, नीचे जो होगा वो पूरे सॉल्यूशन का टोटल मोल। तो सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो टोटल मोल कितना हो गया Na प्लस NB। ठीक है, इसी तरीके से XB का XB इक्वल टू NB और नीचे क्या हो जाएगा टोटल Na प्लस NB। ठीक है, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अभी क्या होता है जो मोल फ्रैक्शन है चाहे कितने भी कंपोनेंट हो तो टोटल सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। जैसे अभी दो कंपोनेंट है तो XA प्लस XB इक्वल टू कितना हो गया 1 के बराबर हो गया। क्लियर है? तीन कंपोनेंट होता है उसको भी ऐड करते तो 1 के बराबर हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से अगर एक का मालूम है तो दूसरे के निकाल सकते हैं। जैसे XB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस XA के बराबर हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। अब और आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलैलिटी। हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? मोलैलिटी। इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैलिटी। ठीक है, अब ये मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? मोलैलिटी डिफाइन किया गया है पर केजी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेना है वो हमें लेना है मोल में, यानी हम इसे बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसका मोलैलिटी का, कि यहाँ पर सॉल्वेंट का जिक्र होता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है पर केजी, अगर हम लोग किलोग्राम में बात कर रहे हैं। ठीक है, किलोग्राम में। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी को बोलते हैं मोलैलिटी। ओके, अब आइए मोलैलिटी को थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सॉल्यूट का मोल हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, देखो B जो टर्म है अपने आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए फॉर्मूले को यहाँ पर B सॉल्यूट बना लेते हैं और A सॉल्वेंट मान लेते हैं। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है तो WA। क्लियर है? ठीक है, अगर हम इसे ग्राम में ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट है किलोग्राम में, तो किलोग्राम को अगर ग्राम बनाना है तो यहाँ पर ये हमने इस यहाँ पर ग्राम यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए किलोग्राम की जगह पर हमने ग्राम यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि हमने इसमें 1000 से क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। तो डिवाइड किया इसलिए 1000 ऊपर चला गया। क्लियर है?
तो ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में मेज़र किया, किलोग्राम में। ग्राम में अगर मेज़र करेंगे तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का एक फॉर्मूला और बनाना है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि x परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है। अब x परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो x परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या है, पीछे ही मैंने अभी समझाया है कि इसका मीनिंग ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें x ग्राम सॉल्यूट मिला है, उसमें x ग्राम क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है। तो सॉल्वेंट कितना मिला होगा, आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके ही तो सॉल्यूशन बनता है। 100 माइनस एक्स ग्राम सॉल्वेंट मिला होगा। अब हमारे पास मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें उठा के सब रख देंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास कितना है सॉल्यूट का, x ग्राम, उसकी जहाँ रखा हमने x, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, mb, इनटू फिर क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 100 माइनस x, ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एग्जाम में मोलैलिटी पूछा है और आपको सॉल्यूट का डायरेक्ट वेट ना दे करके, डायरेक्ट मास ना दे करके परसेंटेज बाई मास के टर्म में अगर दिया हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मोलैरिटी की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, मोलैरिटी फॉर्मूले की। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, ठीक है। तो मोलैरिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, मोलैरिटी को भी डिफाइन किया गया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का कितना मोल डिजॉल्व है किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर लीटर में बात करेंगे तो ऐसे ही फॉर्मूला रह जाएगा। और अगर मोलैरिटी को हम लोग इस तरीके से देखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल V है, ml में अगर ले रहे हैं तो पूरे में हमें 1000 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये भी टर्म जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका मोलैरिटी। अब आइए बात करें हम लोग, अब एक सवाल जो है कई बार नीट वगैरह में भी पूछा गया है, नीट में एक बार पूछा गया है ये सवाल कि जितने भी मेथड होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उन मेथड में से सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड कौन सा होता है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। खुद से एक आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए, जो अभी आपको बताया गया फॉर्मूले वगैरह को ध्यान से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो मेथड होता है आपका मोलैलिटी। क्यों मोलैलिटी होता है, उसके फॉर्मूले को देखो, इनके फॉर्मूले को देखो, मोलैलिटी स्मॉल m, ठीक है। उसके फॉर्मूला यहीं सामने मैं लिख दे रहा हूँ, WB अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट WA इंटू 1000, ठीक है। मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है। अक्सर क्या होता है, जैसे जिस लैब वगैरह में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं वहाँ का जो प्रेशर होता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है ना, प्रेशर तो नहीं बदलता। अगर मान लो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रहता है, मान लो 1 ATM है तो 1 ATM पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रेशर, उसमें तो उतार चढ़ाव नहीं होता। मतलब लैबोरेटरी का जो प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है, ठीक है। टेम्परेचर में चेंजिंग आ सकती है, ठीक है, या मान लो कोई हीटिंग करने वाला हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या ठंडी है या गर्मी है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकती है। तो टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, मास की वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ, अगर सपोज दैट टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी में भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है।
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैलिटी पर फर्क आएगा। लेकिन क्या मोलैलिटी पर कोई फर्क आ सकता है? नहीं, क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में देखो सब कुछ क्या है, मास है, सारे टर्म मास वाले हैं, और जो मास होता है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड इतना नहीं करता है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोलैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल और केवल मास पर फर्क पड़ता है। इस वजह से जो सबसे बेस्ट मेथड है उसे मोलैलिटी को ही माना जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है, दूसरा इस तरीके से भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है। तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं कि मोलैरिटी का एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लेते हैं, वो आपको काम आएगा, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इससे भी काम आएगा। x क्या है, या x वही है परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का परसेंटेज बाई मास है, d है, बस d को आपको ध्यान से देखना है, d व्हाट इज d, डेंसिटी। अब कहोगे डेंसिटी किसकी, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको यहाँ रखनी है। ओके, एम बी आप जान ही रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है यहाँ पर, एम बी है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। अच्छा, विदाउट इन सब फॉर्मूले के भी काम चल सकता है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो बस थोड़ा सा फर्क ये आएगा कि आप ये फॉर्मूला बनाएंगे फिर मोलैरिटी में डेंसिटी वगैरह के टर्म से, ठीक है, जैसे पीछे आपको दिखाया था कि अगर आपको परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है तो कैसे हमने मोलैरिटी से वो फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो जो आपको मेन फॉर्मूला याद है, मेन एक ही फॉर्मूला आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, उसके बाद तो आप फॉर्मूले खुद से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो बस आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी, क्लियर। अब देखते हैं, अच्छा, मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर थर्मोकेमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स का, तो दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है, जब थर्मो का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ बात आ गई तो बेसिक सी बात बता लें, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो अमाउंट पर, मास पर डिपेंड ना करता हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन इसलिए सॉल्यूशन के टर्म में बात कर रहे हैं। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो कि डिपेंड करता हो, ठीक है, डिपेंड कर रहा हो। तो यहाँ पर बस हम इतना सा बताना चाहते हैं कि जो मोलैरिटी होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपसे कोई पूछ सकता है, मोलैरिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्यूशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आइए अब एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ये फॉर्मूला ये सब डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद रहेगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी आप आंसर ला सकते हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, 1 अपॉन एम इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल एम माइनस एम बी अपॉन 1000। यहाँ पर आप सारे मीनिंग समझ रहे होंगे, स्मॉल एम क्या है आपका मोलैलिटी, कैपिटल एम क्या है आपका मोलैरिटी, ठीक है, एम बी क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड डी व्हाट इज द डी, फिर से डी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ये डेंसिटी है, लेकिन किसकी डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, नॉट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, नॉट डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी रखनी होगी, क्लियर। तो इस तरीके से मोलैरिटी भी हो गया आपका। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। व्हाट इज नॉर्मेलिटी,
नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये जो नॉर्मेलिटी है ये भी मोलैरिटी की ही तरह है। ठीक है, बस यहाँ पर फ़र्क क्या है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट आपको नापना है वो मोल्स में नहीं नापना है, वो नापना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में भी तो यही करते थे, बस वहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूट देखते थे वो सॉल्यूट मोल्स में लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्यूट का जो अमाउंट लेंगे वो लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर दिमाग ये कहेगा कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। ठीक है, माइंड एक बार सोचेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। तो देखो ये मोल चैप्टर में बहुत डिटेल में इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जानने के लिए देख लेते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको निकालने के कई से तरीके होते हैं। एक तरीका बता रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ क्योंकि सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी को देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इसे हम लोग EB से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट मास जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है एटॉमिक मास अगर एटम है तो, और अगर वॉल्यूम वगैरह है, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल वगैरह है तो मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। डिवाइडेड बाय क्या होता है, वैलेंसी, उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। जैसे हम कहें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी क्लोरीन की कितनी होती है 1, तो ये आ गया आपका 35.5 ग्राम। ओके, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और तरीका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का, वो क्या तरीका होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, अभी क्या वैलेंस फैक्टर क्या होता है तो आगे इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि वैलेंस फैक्टर कितना होता है। ठीक है, अभी जो हमारे काम का है वो हमको मिल चुका है। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, अपने मेन फॉर्मूले में आ जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, फिर डिवाइडेड बाय क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में, अगर मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 से पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको फाइनली फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WB/EB इंटू V। ठीक है, V किस में है, ml में है, इंटू 1000। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, क्लियर है। ठीक, आगे देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कुछ टर्म मुझे अभी मेरे दिमाग में आ गया कि एग्ज़ाम में कभी कभी रिप्रेजेंटेशन नॉर्मेलिटी का क्या होता है, जैसे 1n लिखा है, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, और इसका कॉमन नेम भी कभी कभी आता है, कॉमन नेम भी लिख कर के आ जाता है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 1n। कभी कभी 1 नॉर्मेलिटी नहीं लिख कर के आता है, केवल लिख कर के आ जाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन, तो नॉर्मल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी हम लोग कितना मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, अभी लिख कर के आ गया 0.5 नॉर्मेलिटी, या लिख कर के आ गया n/2, तो इसका मीनिंग कितना हो गया, इसका मीनिंग ये होगा कि नॉर्मेलिटी कितनी है 1/2, या लिख कर के आ जाएगा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है डेसी नॉर्मल, एग्ज़ाम में नॉर्मेलिटी लिख नहीं देगा कि हाँ 1/10 नॉर्मेलिटी है, लिख भी सकता है, मान लो लिख दिया डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल है तो नॉर्मेलिटी कितना मान लेंगे 1/10। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कह दिया कि सेंटी नॉर्मल है, तो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन का कितना मतलब हो गया, नॉर्मेलिटी कितना है 1/100, नॉर्मेलिटी आपका 1/100। ठीक है, इसी तरीके से अगर कह दिया
कि मिली नॉर्मल सॉल्यूशन है, मिली नॉर्मल, ठीक है। तो मिली नॉर्मल का मतलब हो गया 1/1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सेम यही चीज़ मोलैरिटी में भी होता है, बस वहाँ पे नॉर्मल ना लिख करके मोलर लिखा होगा, जैसे सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर, ठीक है, इस तरीके का कुछ होगा वहाँ पर। तो फाइनली ये आपका हमने नॉर्मलिटी बता दिया। कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं फटाफट। जैसे मोलैरिटी का एक फॉर्मूला हम लोग ने पीछे देखा था, x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई mv, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला नॉर्मलिटी के भी केस में आपको मैं बता चुका हूँ। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, तो x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई EB, ओके, ये हो गया। अब एक ठीक ठाक एक अच्छा सा फॉर्मूला है जो बहुत यूज़ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री में भी मिल जाता है और आपको सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा, मोल में भी मिल जाएगा, ठीक है। वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। पहले देखते हैं कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या था, WB अपॉन EB इंटू V इंटू 1000, ठीक है। अगर हम EB को इस साइड ले जाएं एंड नॉर्मलिटी इंटू EB, WB अपॉन V, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये लीटर में है, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब ये जो WB अपॉन V है, ये असल में क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आपने लैब वगैरह में प्रैक्टिकल किया होगा टाइट्रेशन वगैरह का, तो उसमें सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालने को आता है। तो ये किस में होगा, अगर ये ग्राम में है तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है। सेम यही काम हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी कर सकते हैं, सेम यही काम मोलैरिटी के भी फॉर्मूले में, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है आपका, मोलैरिटी EB के जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, MB, मोलैरिटी में MB होता है, बाकी सब कुछ तो सेम होगा, WBV लीटर में। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन तो आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म को भी हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, इक्वल में लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग लिख लेंगे इसको, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय EB। अभी क्या है कि ये जो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर। हम इसे VF से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल n से भी डिनोट किया जाता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं N/M इक्वल टू वैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो ये रिलेशन हो गया नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये कि फाइनली हम लोग ये वैलेंस फैक्टर निकालेंगे कैसे, ये वैलेंस फैक्टर निकाला कैसे जाएगा, ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैलेंस फैक्टर, एक मिनट, हम लोग वैलेंस फैक्टर निकालेंगे, वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा भाई। एसिड का जो वैलेंस फैक्टर होता है उसका क्या डिफिनेशन होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है। देखो भाई, एक चीज़ अपने दिमाग में रख लो, एसिड में H प्लस आयन पाया जाएगा, कितने H प्लस आयन पाए जाएंगे
ये बैलेंस फैक्टर नहीं होता है। उस एसिड से कितने H+ आयन रिप्लेस हो सकते हैं वो होगा बैलेंस फैक्टर। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका H2SO4 है, ठीक है। तो अगर आप एक्वस H2SO4 लोगे तो एक्वस H2SO4 का मतलब है कि पूरी तरीके से H2SO4 डिजॉल्व हो जाएगा। अब तो 2H+ 2 हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और सल्फेट आयन SO4 2-। तो देखो कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यही इसका वैलेंस फैक्टर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे लेकिन एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन दिया H2SO4 का एंड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और वो रिएक्शन यहीं पर रोक दिया, NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है। सिर्फ ये एक रिएक्शन दे करके इसके आगे सवाल पूछ लिया जिसमें मान लो वैलेंस फैक्टर का यूज हो रहा है। तो अभी वैलेंस फैक्टर जब आप H2SO4 का लिखोगे तो आग बंद करके 2 लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि आप देखो क्या बनकर क्या आ रहा है, क्वेश्चन में आपको NaHSO4 रिएक्शन में दे दिया है, ठीक है। तो HSO4 क्या हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए? नहीं, केवल एक हाइड्रोजन बाहर निकला। देखो एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर वैलेंस फैक्टर 2 ना होकर के वैलेंस फैक्टर कितना होगा? यहाँ पर वैलेंस फैक्टर 1 ही होगा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ H+ आयन इज नॉट वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इज द वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, ओके, ठीक। इसका एक और अच्छे से एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर हम आपसे कहें कि HNO3 का वैलेंस फैक्टर बताइए तो आपको भी एक H है, ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। HCl, इसमें भी H+ Cl- रिप्लेस हो सकता है, ठीक, 1 आपने बता दिया। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए H3PO3, तो इसका वैलेंस फैक्टर आप कहोगे 3 है, तो 3 आपने बता दिया, ठीक। इसी तरीके से H3PO2 कहोगे 3 है, लो भाई 3 आपने बता दिया। इसी तरीके से आपने कहा कि H3 आपने बता दिया, ठीक है। तो ये जो H3PO2 का आपने 3 बताया ये गलत है, 3 हैं, लेकिन हमें फिर से वही बात ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन हमें जानना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इसमें 3 नहीं होते, तो इसका स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। जैसे फॉस्फोरस है 2, ठीक है, सॉरी एक मिनट यहाँ एक गड़बड़ हो रहा है। H3PO3 नहीं, ये है आपका H3PO4, ठीक है, और H3PO3, ठीक। इसी तरीके से ले लें हम H3PO2, ठीक है। तो इसमें भी 3 आप कहोगे नहीं, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? एक ऑक्सीजन ये हो गया OH एंड H, ठीक है। ये जो होता है आपका H3PO2, हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है H3PO2 का, ठीक है। अभी ध्यान से देखो H3PO2 को, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लगभग 2.1 के इक्वल होती है। हाइड्रोजन की भी 2.1, इस हाइड्रोजन की भी 2.1, ठीक है। अभी क्या 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या हाइड्रोजन में पोलैरिटी डेवलप हो पाएगी? नहीं। जब हाइड्रोजन पे पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी उन हाइड्रोजन पे जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो जब पोलैरिटी डेवलप ही नहीं हो पाई तो क्या वो रिप्लेस हो सकते हैं आसानी से? नहीं रिप्लेस हो सकते हैं। तो कौन आसानी से रिप्लेस हो सकता है? वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3.5। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस का चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज। तो आपको दिख रहा होगा कि केवल एक ही हाइड्रोजन ऐसे है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो आसानी से रिप्लेस हो सकता है, इसलिए मैंने इसका वैलेंस फैक्टर लिखा है 1, ठीक है। फाइनली अगर आप देखेंगे H3PO3, तो H3PO3 को ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ।
फॉस्फोरस H3PO3। ठीक है, ये हो गया H3PO3 का स्ट्रक्चर। कौन सा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ अटैच है? एक हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग नहीं गिनेंगे कि रिप्लेस हो सकता है, सिर्फ ये और ये जो हाइड्रोजन है वही रिप्लेस हो सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंस फैक्टर होती है वो होती है 2 के इक्वल। ठीक है, और अब बात कर लें हम लोग H3PO4 की। तो H3PO4 को देखिए, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, OH OH OH। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए इसके जो तीनों हाइड्रोजन हैं तीनों ही ऑक्सीजन से अटैच हैं, यानी सब के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, यानी तीन के तीनों हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए वैलेंस फैक्टर 3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड का वैलेंस फैक्टर निकालने का तरीका। तो अगर आप इस डिफिनेशन पर, इस फॉर्मूले पर ध्यान दिए रहेंगे, इस फॉर्मूले पर कि जो वैलेंस फैक्टर एसिड के लिए होता है वो नंबर ऑफ H प्लस आयन ना होकर के नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है। और इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं बेस के बारे में। ठीक है, तो जो बेस होता है, बेस में भी सेम यही कंडीशन है कि नंबर ऑफ OH आयन ना होकर के नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन होगा। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर फॉर बेस। वैलेंस फैक्टर फॉर बेस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें Ca+2 एंड 2OH माइनस, कितने हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकल सकते हैं? 2। तो वैलेंस फैक्टर कितना हो गया आपका? 2। इसी तरीके से अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो NaOH में क्या होता है? Na प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना वैलेंस फैक्टर? वैलेंस फैक्टर इक्वल टू हो गया 1, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट एक जो कि इम्पॉर्टेंट है वैलेंस फैक्टर निकालना, वैलेंस फैक्टर फॉर सॉल्ट। वैलेंस फैक्टर फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है? सॉल्ट के लिए वैलेंस फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल नंबर, थोड़ा सा पेन मेरा दिक्कत कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, दोनों एक ही है, दोनों सेम आएगा। किसी भी सॉल्ट में आप देख लेंगे जो पॉजिटिव चार्ज टोटल होगा वही निगेटिव चार्ज के बराबर होगा। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में केटायन कितना है? Na प्लस एंड एनायन कौन है? Cl माइनस। पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है? 1, क्लोराइड 1। वैलेंस फैक्टर दोनों के केस में 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, देखो कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, तो CaCl2 को देखो Ca+2 एंड 2Cl माइनस। केटायन को लेकर के चलोगे तो भी वैलेंस फैक्टर 2 आएगा, देखो टोटल चार्ज 2 है। एनायन को लेकर के चलोगे तो भी वैलेंस फैक्टर 2 ही आएगा, क्योंकि देखो क्लोराइड कितने हैं? टोटल 2 हैं, तो टोटल निगेटिव चार्ज भी 2 आएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हो गया आपका सॉल्ट का बैलेंस फैक्टर किस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे डाइल्यूशन से पहले, बिफोर डाइल्यूशन, और आपने डाइल्यूशन कर दिया, आफ्टर डाइल्यूशन, हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? M1V1 और आफ्टर डाइल्यूशन मान लेते हैं M2V2। इसी तरीके से नॉर्मलिटी के केस में भी बना सकते हैं, ये बराबर होंगे N1V1 इक्वल टू N2V2। क्लियर है? ठीक है, और अगर
मिक्सिंग के बाद अगर हम लोग देखना चाहें, मतलब कई सॉल्यूशन आपस में मिक्स कर दिया गया हो, कई सॉल्यूशन डिफरेंट मोलैरिटी या नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन मिक्स कर दिए गए हो, इसको हम लोग बोल रहे हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग का केस देख रहे हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग के केस में क्या देखेंगे कि M1 V1 एक सॉल्यूशन का हमने लिखा, दूसरा सॉल्यूशन इसमें मिक्स किया गया M2 V2, इसी तरीके से तीसरा मिक्स किया गया M3 V3। इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, ये सब जो होगा उसका एक जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्स होने के बाद उसका एक रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा और वॉल्यूम को तो हम सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख करके कर सकते हैं। इसी तरीके से नॉर्मलिटी के केस में भी लिख सकते हैं हम लोग। नॉर्मलिटी के केस में भी N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 जितने भी हो सकते हैं, मैंने 3 कंपोनेंट लिया तो टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी हमने ले लिया और V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिक्सिंग का इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी क्या है, अगर कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, कोई रिएक्शन दे रखा है तो उसमें भी मोलैरिटी इक्वेशन लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए मोलैरिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शन, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शन, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन लिखी हुई है N1A एक्वस ये प्लस N2B ये भी एक्वस है, ठीक। एरो M1C1 सॉरी M1C है, ठीक है, ये भी एक्वस है एंड प्लस M2D ये भी एक्वस है, ठीक है। यहाँ पर N1 N2 M1 M2 क्या, ये स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए मोलैरिटी इक्वेशन लिखना चाहें तो किसके लिए लिखें, मान लो हमें ए और बी के लिए लिखना है, हमें जो रिएक्टेंट हैं तो ए और बी के लिए लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, M1V1 डिवाइडेड बाई उसका स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी तरीके से M2V2 डिवाइडेड बाई उसका स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट N2। M1 क्या है, ए की मोलैरिटी और ए का वॉल्यूम, M2 क्या है, बी की मोलैरिटी और बी का वॉल्यूम, और आप N1 N2 उसकी स्टियोकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली ये हो गया, जितने भी तरीके थे, मेथड थे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, वो हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो फॉर्मूले वगैरह आपको बस ध्यान में रखना है, बहुत टफ चीज़ नहीं है, बेसिक सी बातें हैं, बस आपको इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।